लड़की बोलती है यार खाना खा रही हूं। अब ये पता चल गया खाने को, लेकिन फिर खाने में क्या कर, कह यार तू ऐसे ही बदतमीज रही हो जिंदगी भर, ये जान के क्या कर लेगा मैं खाने में क्या खा रही हूं, कोई जनरल नॉलेज की बात कर ले। लड़का बोला अच्छा जनरल नॉलेज की बात, सो व्हेन यू इंश्योर योर व्हीकल फ्रॉम द कंपनी एंड यू डोंट क्लेम इन अ होल ईयर, सो कंपनी प्रोवाइड 20% नो क्लेम बोनस, इट इज आफ्टर एवरी ईयर, आफ्टर only 20%, after 25% and the lal will be 50%, it will be remain 50% till then you don't claim, you can transfer your NC for all vehicle to new vehicle, but before it you have to sell vehicle and make it a liability policy। लड़की खिचड़ी खा रही हूं आम के अचार के साथ। सबसे पहले आप सबको बधाई देना चाहता हूं, प्रशस्ति स्टूडियो को बधाई देना चाहता हूं। एक बहुत बढ़िया होली का एक कार्यक्रम आपने रखा। मैं चाहता हूं इनके सम्मान में, मनोज भाई के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां हो इन तक पहुंचे। और आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं, मुरझा गया हूं पर फूल खुशबू के लाया हूं, और आप लोगों को तालियां बजानी ही होगी। मैं घर से पत्नी के पांव छू के आया हूं। हाँ हाँ, आपने पिछले दिनों देखा केजरीवाल की सरकार नहीं रही। भाई साहब पहले मुझे यकीन नहीं हुआ कि उस व्यक्ति का नाम शराब के केस में आ सकता है। मेरे को इस बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ कि केजरीवाल जी का हाथ शराब के केस में हो सकता है। फिर मैंने सोचा कि उनको तो खांसी थी जो किसी भी मोहल्ला क्लिनिक की दवाई से ठीक नहीं हो रही थी। फिर मुझे लगा, फिर मुझे यकीन हुआ कि हाथ हो ना हो गला तो बिल्कुल है। और कविता करनी कोई मुश्किल काम नहीं है। हमारे आदरणीय गुरु रसिक गुप्ता जी कहते हैं कि विनोद, असली कविता वो होती है जब 3 पंक्तियां आप पढ़ो और चौथी पंक्ति सामने से आए। अगर चौथी पंक्ति सामने वालों ने बोल दी तो समझ लो कविता सार्थक है। मैं एक प्रयोग आपके बीच में करता हूं, बस दिमाग में दिल्ली की राजनीति को रखना कि दिल्ली की एक लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा कि तू जिस लड़के से प्यार करती थी तूने छोड़ क्यों दिया। लड़की ने जवाब दिया, तू जिस लड़के से प्यार करती थी तूने छोड़ क्यों दिया। तो लड़की ने जो जवाब दिया वो 4 पंक्तियों में कहा कि कर्जे में उसका एक एक बाल निकला, कहां का धनी था वो तो कंगाल निकला, और मैं ही थी जो मोदी की तरह गरजती रही वो तो खांसने वाला। मैं सच बतलाना चाहता हूं भाई साहब, देखिए कि यमराज जी एक व्यक्ति को देखकर हो गए शौक। यमराज जी एक व्यक्ति को देखकर हो गए शौक। विपक्ष का एक बहुत बड़ा नेता मरकर पहुंचा यमलोक। यमराज नेताजी से बोले, अरे नेताजी आइए आइए, आप तो सीधा स्वर्ग में जाइए। तो कुछ नेता जो नर्क की ओर कर रहे थे प्रस्थान, रुककर पूछने लगे, उन्हें स्वर्ग हमें नर्क, जबकि पाप एक समान। अरे हम दोनों ने मिलकर मोदी जी की हर नीति का खंडन किया है। आप यकीन मानना यमराज जी, हम दोनों ने मिलकर ही एक तैयार संगठन किया है। यमराज जी बोले, मैं मानता हूं कि नेताजी ने सदा ही गलत रास्ते अपनाए हैं, पर स्वर्ग इसलिए भेज रहा हूं, मरने से पहले ये कुंभ नहा के आए हैं। क्या बात, एकदम ताजा ताजा। हाँ, और मैं भाई साहब देखिए, मैं और रसिक जी कुंभ स्नान के लिए जा रहे थे, तो वहीं पे ही जब कुंभ स्नान के बीच में से चलते हुए एक महिला को हमने रोते हुए पाया। भाई साहब से रहा नहीं गया। भाई साहब तो महिलाओं के प्रति ज्यादा स्नेह रखते हैं। हालांकि स्नेह मैं भी रखता हूं, पर मेरी पत्नी साथ में थी। भाई साहब जी से वो रोती हुई औरत देखी नहीं गई। भाई साहब ने पूछा, तो वो तो रोती जा रही थी, उसकी बगल वाली महिला से पूछा, बहन जी क्या हुआ, ये महिला इतना क्यों रो रही है। कह रही भाई साहब इनकी सास खो गई थी। रसिक जी ने बोला, ओहो। कह रहे नहीं अभी तो मिल गई है, इसलिए ज्यादा रो रही है।
और ये इस परिस्थितियां कई जगह पे हो जाती है। मैं आपके बीच में 4 पंक्तियां रखता हूं क्योंकि अभी तक वो तालियां मिली नहीं है मुझे। आप मुझे तैयार कर दीजिए, सुनिएगा कि दिल से दिल को जोड़ रहा वो तार टूट जाएगा, कला और संस्कृति का आधार टूट जाएगा। ना आहा न बहा ना ही तालियां बजा रहे हो, इन चुप्पियों से तो कलाकार टूट जाएगा। भाई क्या हाँ। बात है भाई, विनोद भाई जिंदाबाद जिंदाबाद विनोद भाई। और यहां से मैं सीधा सीधा आपके बीच में जोड़ना चाहता हूं। वैसे देखिए, कहीं पे भी परिस्थितियां कुछ भी हो जाती हैं, हम परिस्थितियों को किसी भी मोड़ से देख लेते हैं। लेकिन एक बात जो मैं आप सबके बीच में कहना चाहता हूं वो क्या है कि प्यार मैंने भी किसी से किया था। प्यार का मतलब समझते हैं मनोज भैया आप? प्यार वो होता है लड़के की आवाज दिन में चाहे ऐसी हो, अरे कुमार अनुज इधर आओ, पवन कल्याण इधर आओ, और रात में 10 बजे पता है मोबाइल फोन पे कैसे हो जाते हैं लड़के? हेलो आजम जी, जिस तरीके से आप हंसे मुझे लग रहा है आपकी 10 बजे वाली कॉल अब भी चल रही है। अच्छा, लड़की को तो नहीं पता ना कि लड़का किस टेम्परेचर मोड पे बैठा है। लड़की बोलती है हाँ हेलो बोल, लड़का फिर क्या कर रही है? लड़की बोलती है यार खाना खा रही हूं। अब ये पता चल गया खाने को, लेकिन फिर खाने में क्या कर यार, तू ऐसे ही बदतमीज रही हो जिंदगी भर, ये जान के क्या कर लेगा मैं खाने में क्या खा रही हूं? कोई जनरल नॉलेज की बात कर ले। लड़का बोला अच्छा जनरल नॉलेज की बात, सो व्हेन यू इंश्योर योर व्हीकल फ्रॉम द कंपनी एंड यू डोंट क्लेम इन अ होल ईयर, सो कंपनी प्रोवाइड 20% नो क्लेम बोनस, इट इज आफ्टर एवरी ईयर, आफ्टर ओनली 20%, after 25% and the lull will be 50%, it will be remain 50% till then you don't claim. You can transfer your NC for all vehicle to new vehicle, but before it you have to sell vehicle and make it a liability policy. लड़की खिचड़ी खा रही हूं आम के अचार के साथ। हालात तो हमसे ही निकले हैं ना, हालात तो। भाई साहब मैं पहली बात बता दूं मनोज भाई, मैं इस जगह पे इस पूरे क्षेत्र में आज दूसरी बार आया हूं। पहली बार मैं यहां के पुलिस थाने में आया था और उन पुलिस वालों ने मेरी रचना सुनी जो किसी की नहीं सुनते। उसके बाद उन्होंने मुझे पेमेंट भी दी। उस दिन मुझे पता चला कि यहां की पुलिस देती भी है। अब मैंने देखने के लिए कि पुलिस वालों ने कितने पैसे दिए हैं, मैंने उस लिफाफे को छोटा सा फाड़ के पैसे गिनने की कोशिश की, और जैसे ही वो लिफाफा थोड़ा सा फाड़ा, पीछे से एक पुलिस वाले ने मेरी गुद्दी पकड़ ली, बोला बेटे सरकारी कागज फाड़ दिया। मनोज भैया 10,000 में बुलाया था, 5 लाख रुपए में छोड़ा। एक पुलिस वाला अपने बेटे से घर पे बोल रहा था कि आज के बाद जब भी कहीं पे अपना नाम लियो तो साथ में बोलियो मैं इंस्पेक्टर भवानी सिंह का लड़का हूं। ये बोल के इंस्पेक्टर घर से निकल गया। पत्नी को लगा नहीं, ये बेटे को घमंड की बातें सिखा रहे हैं। पत्नी ने बोला बेटे ऐसी बातें बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए, इन बातों से घमंड दिखता है। कुछ दिनों बाद मैं और पवन आगरी जी उस पुलिस वाले के घर पे गए एक कार्यक्रम की परमिशन लेने। तो पवन आगरी जी ने बोला बेटा 1 गिलास पानी लाना। उनका बेटा 1 गिलास पानी लेके आया। तो पवन आगरी जी ने पूछा भाई आप इंस्पेक्टर भवानी सिंह के लड़के हो? बोला जी पापा तो यही कहते हैं, मम्मी मना करती है पता नहीं क्यों। हालातों की बात होती है। मैं तो इस स्कूल की बड़ी इज्जत करता हूं भाई साहब। मैं इस स्कूल के बाहर खड़ा हुआ था, मैं इस स्कूल के बाहर खड़ा होता तो मेरे बगल में खड़ी हुई थी प्रीति अग्रवाल, मेरे बगल में खड़ी थी, मेरे बगल में प्रीति अग्रवाल खड़ी थी। तो एक आदमी की पत्नी मर गई थी, वो उसकी अर्थी लेके जा रहा था। तो उस आदमी ने रोना शुरू किया, अरे 7 जन्मों के वादे तोड़ के, अरे 7 फेरों की रस्मों को यूं ही छोड़ के, अरे कहां चली गई तू? तो प्रीति बोली यार ये अपनी पत्नी से कितना प्यार करता था, अगर इसका नंबर मेरे पास होता तो मैं इससे शादी कर लेती। अब ये बात उस रोते हुए आदमी के कानों में भी चली गई। अब उसने अपना नंबर फिट करने की कोशिश करी, उसने फिर से रोना शुरू करा, अरे 7 जन्मों के बंधनों को तोड़ के, अरे 7 फेरों की रस्मों को यूं ही छोड़ के, अरे कहां चली गई तू? अब पता कौन मेरे मोबाइल नंबर 9811740094 पे फोन करके पूछेगा कि मैंने खाना खाया या नहीं खाया। हाँ हाँ मैं मनोज भैया, पवन आगरी भैया, मैं मनोज भैया की दिल से बहुत इज्जत करता हूं। मनोज कुमार मनोज वो भैया, वो शख्सियत होते हैं जो जब तक रोज शाम को 2 कवि सम्मेलन ना कर ले, रोज शाम को जब तक 2 कवि सम्मेलन ना कर ले, इनकी रोटी पसती नहीं है मनोज भैया की। तो ये जैसे ही पहला प्रोग्राम खत्म होता है, आयोजक से बोलते हैं भाई साहब यहाँ का हो गया, दूसरे में जाऊं?
भाई साहब यहाँ का हो गया दूसरे में जाऊं, अब इनको ये बोलने की आदत हो गई, यहाँ का हो गया दूसरे में जाऊं, यहाँ का हो गया दूसरे में जाऊं। अब करवा चौथ पे भाभी जी पूजा कर रही थी इनकी। अब भाभी जी ने थाली घुमाई, अब थाली यहीं तक आई थी। मनोज भैया बोले यहाँ का हो गया दूसरे में जाऊं। आप यकीन मानना पवन आगरी भैया 12 दिनों तक मैं और रसिक गुप्ता जी इनके लिए हॉस्पिटल में केले लेके गए। क्या बात है विनोद भाई। बस। और ज्यादा बड़ी बात, ये के राजस्थानी बैठा हुआ है भाई साहब। मैं इस व्यक्ति की बहुत इज्जत करता हूँ, ये जो लाल जैकेट में बैठा हुआ है कुमार भैया, इस व्यक्ति की इज्जत करने का सिर्फ एक रीजन, क्योंकि जब ये लड़का 12वीं क्लास में था, अरे पास हो ना 12वीं तो, हाँ पास है। तो जब ये 12वीं क्लास में था तब यकीन मानना के राजस्थानी भाई लड़के को कॉलेज के बाहर जाके खड़ा हो जाता था, और जब कॉलेज से लड़कियों की छुट्टी होती थी तो के राजस्थानी बोलता था लड़कियों से कि जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। इनके इलाके में कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ दे तो के राजस्थानी उस लड़के को बहुत मारते हैं और फिर लड़की से बोलते हैं कि जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। इनको आदत हो गई ये लाइन बोलने की कि जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। घर वालों ने शादी करवा दी, सुहाग रात पे घूंघट उठाया और आदत से मजबूर। आदत से मजबूर घूंघट उठाया और बोला जब तक तेरा भाई जिंदा है। और अब तालियां तो इस बात पे बजा दो कि शादी के 15 साल बाद भी अपने इसी वचन पे कायम है। भाई बहुत बढ़िया, वाह। हाँ, मैं सच में बतला देना चाहता हूं भाई साहब, देखिए हास्य क्या है, हास्य अपने मन से करने की बात नहीं है। हास्य तो तब है मैं कुछ भी बोलूं और आप उस पंक्तियों पे हंस दो, हास्य वो नहीं है। हास्य वो है जो पंक्ति आपको समझ में आ जाए। मैं एक कविता से आपको जोड़ना चाहता हूं। तो भाई आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं जब लड़की की विदाई होती है शादी के बाद तो उसका मामा लड़की को गोद में उठा के डोली वाली कार तक छोड़ने जाता है? एक बार हाथ उठा के बताइए कितने लोग ये प्रथा जानते हैं। प्रीति उठा दे, एक जोक में तेरा भी नाम ले दिया मैंने अब तो। हाँ, अब भाई साहब ये पता चल रही है एक जगह पे लड़की की विदाई चल रही है, बस दिक्कत यह है कि लड़की का वजन 150 किलो, जिस लड़की को उठा के ले जाना है उसका वजन 150 किलो। और दूसरी दिक्कत यह लड़की का कोई सगा मामा नहीं है। तो पंडित जी ने जैसे बोला जजमान भाई लड़की को लेके जाओ, तो अब कोई सगा मामा तो था नहीं। तो वहां पे के राजस्थानी और पवन आगरी भाई खड़े थे। अब यहाँ पे के राजस्थानी भाई खड़े थे, यहाँ पे पवन आगरी जी खड़े थे। तो लड़की के बाप ने पहले के राजस्थानी से बोला हेलो बेटे बेटे उठा दियो बस जरा सी बात है। तो के तो वो लड़का है जिसने उस लड़की को 40 किलो से 150 किलो होते हुए देखा। के राजस्थानी तो वो लड़का है जिसने उस लड़की को रस्सी कूदते हुए देखा और जमीन को 2 फुट नीचे धंसते हुए देखा है। तो जैसी के राजस्थानी से बोला भैया के भैया उठा दियो, तो मेरा तो पथरी का ऑपरेशन हुआ है, डॉक्टर बोल रहे हैं जरा सा झुकूंगा तो पथरी फट के। अच्छा कोई बात नहीं बेटे पवन आगरी बेटे उठा दिए जरा। तो पवन आगरी भैया इतने सीधे हैं वो 150 किलो के चक्कर में ये भूल गए मैं आदमी या औरत। जैसी पवन आगरी भैया पवन उठा दियो, वो कह रहे वो मेरा तो 7वां महीना चल रहा है। तो वो कह रहे अच्छा तेरा, अच्छा ठीक है। तो पीछे एक 40 किलो का लड़का खड़ा था, उसे ये पता ही नहीं यहाँ पे क्या बातें हो रही हैं। वो पीछे सबसे कह रहा बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना, किसी भी तरीके का कोई काम हो तो मुझे बताना। पीछे अपने रसिक जी थे, रसिक जी ने बोला बेटा यहाँ पे काम नहीं है, आगे चला जा, काम ही काम है। तो वो सबसे बोलते बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना, मेरे लायक कोई काम हो बताना। ये बोलते बोलते लड़की के बाप के पास आ गया और उसने जैसे लड़की के बाप से बोला बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। अब काम तो उसका अंदर इंतजार कर रहा था। बोला जा छुटकी को लेके जा। तो देखो जब तक उसने छुटकी देखी नहीं थी उसका बीपी नॉर्मल था, उसका शरीर कांप नहीं रहा था और उसकी आवाज में हकलाहट नहीं थी। लेकिन जैसे उसने लड़की देखी उसके शरीर में ये तीनों चीजें हुई। कहाँ अंकल जी पीछे? क्या करना अंकल जी? उठानी है अंकल जी, इसको उठाने में तो मैं और छुटकी ना आई हो
ये तो मटकी है। पर सबने बोली नहीं बेटे देख अब तूने बोल दिया, अब तुझे उठानी पड़ेगी। पर यकीन मानो भाई साहब उससे उठ नहीं रही। तो अपने आजम हुसैन जी थे वहां पे, ये आए, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए सुल्तान फिल्म का गाना गाया कि इसका कॉन्फिडेंस। अब अच्छा ये सुल्तान फिल्म का गाना इन्होंने क्यों गाया आपको पता चलेगा। देखो, खून में तेरे मिट्टी, वाह, मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून। आजम जी उसने लड़की उठा ली, वो लड़की को लेके आधे रास्ते तक ही गया था कि लड़की के मन में फिर मम्मी के प्रति प्यार जग गया। वो उसकी गोदी से उतर कर मम्मी कहती वापसी भाग के आ गई। लड़की का बाप बोला जा ले क्या कह रहा, ले क्या मतलब। अंकल जी आधे रास्ते तक तो लेके आ गया था, बस यहीं पे लिया जाता। कह रहा दोबारा से उठा, दोबारा से उठाने की कोशिश की तो नहीं उठ रही। तो अब की बार अपने बेबाक जौनपुरी जी आए। अब की बार बेबाक जौनपुरी जी ने गाना गाया मेरी जंग फिल्म का। अनिल कपूर की फिल्म थी मेरी जंग, उसका गाना गाया बेबाक जौनपुरी जी ने। ओ आ ओ ओ वाह, ओ जीत जाएंगे हम। अब जिसने उठा रखी है उसकी आवाज बेबाक जी ने आगे कहा जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। अब जिसने उठा रखी है उसकी आवाज जिंदगी 2 कदम पे खत्म है। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो उसकी बड़ी बहन जो कि 180 किलो की थी, उसने अपना 40 किलो का हाथ उसी कंधे पर रख दिया जिस पर पहले से 150 किलो पड़ा था। और हाथ रख के बड़ी बहनें सिखाती हैं, बोली देख ससुर को पिता की तरह देखियो, सास को मां की तरह देखियो, देवर को भाई की तरह देखियो। और नंद को वो बोला तू लिख के दे दे मैं गाड़ी में दे दूंगा। थोड़ा सा आगे बढ़ा, थोड़ा सा आगे बढ़ा तो लड़की का बाप ने रखा हो मेरी फूल सी बच्ची। अच्छा फूल सुन के तो उसका ही खून सूख गया जिसने उठा रखी थी। कह रहा कौन सी बच्ची। लड़की का बाप बोला फूल सी। कह रहा साले तेरे इस फूल ने ना शमशान घाट पर मेरी छाती पर फूल धरने वाले काम कर रखे। लाड़ लाड़ में क्या खिला दो। थोड़ा सा आगे गया तो जिसने उठा रखी थी उसकी पत्नी और उसका लड़का वहीं पे खड़े थे। तो पत्नी अपने पति की हालत देख के बोली आज नहीं बचेंगे ये तो गए। उसका ध्यान अपनी बोला कौशल्या रो क्यों रही है। बोली एक तो तुमने 150 किलो उठा रखा और ये प्रशस्ति स्टूडियो वाले मिलकर ताली भी नहीं बजा रहे हैं। बोला रो क्यों रही है फिर। करी रो तो इसलिए रही हूं कि आज या तो ये विदा हो जाएगी या फिर मैं विधवा हो जाऊंगी और रोना के है। ऐसे में भी उसका दिमाग देख बोल अगर मुझे कुछ हो जा तो अपने छोरे को मनोज कुमार मनोज से मिला दियो। अगली बार प्रशस्ति स्टूडियो में कैमरे चलाने का काम तो सिखाई देगा। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो लड़की की बुआ आ गई। लड़की की बुआ उस आदमी से जो जिसने उठा रखी थी 40 किलो ने, उससे भी 2 किलो कम 38 किलो की बुआ आके उसके आगे रोने लगी। उससे खड़े होकर रोया नहीं जा रहा। वो जमीन पर लेट के उसी के दोनों पैर पकड़ लिए जिसने उठा रखी थी और बोली मैं मर जाऊंगी। मैंने बेटी बड़े लाड़ से पाली, मैं इसे नहीं ले जाने दे सकती। मैं यहीं मर जाऊंगी, मैं यहीं मर जाऊंगी। बोला देख यो हाथ से छूट के तुझ पे गिर गई ना तो सच में दब के मर जाएगी। बुआ साइड में होगी। थोड़ा सा आगे बढ़ा एक पंडित जी आए। बोला जजमान मुझे लग रहा है इस लड़की को उठाने में आप बहुत ज्यादा कष्ट भोग रहे हो। मैं भी हनुमान चालीसा पढ़ देता हूं, आप इसे गेट तक लेकर पहुंच जाओगे। वो बोला भाई महामृत्युंजय का जा पाता हो तो पढ़ दे। अब वो बिल्कुल गेट तक पहुंच गया। उसकी आंखों में चमक कि बस अब तो लड़की उतरने वाली है। पीछे से फिर किसी ने आवाज लगा दी अरे भाई लड़की की दादी लड़की से कुछ कहना चाह रही है। कह रहा भाई मेरी सुपारी उपारी ले रखी है के। अब लड़की की दादी ने रोना स्टार्ट किया। पहले की दादियां ऐसा रोती थी। कह रहा भैया ये तो ओपेरा सिंगर है। कह रहा भैया बुजुर्ग औरत है इसकी सांसें फूल रही है। कह रहा किसी की उखड़ भी तो रही है।
कह रहा इसकी फूल लिए तो किसी की उखड़ भी तो रही है। अब की बार दादी ने सही से गाना गाया, लड़की दादी ने वही गाना गाया जो हर शादी में एक बूढ़ी औरत जरूर गाती है। ओ मेरी चिड़िया उड़ गई रे, बोला किसी का तोते भी तो उड़ा रही है। जाने से पहले एक बात बोलना चाहूंगा, सुशील जी सुनिएगा कि बहुत जरूरी है कुछ बात, कि हास परिहास सब चलता है, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि 7 रंग की महफिल में माफ हर एक ठिठोली है। 7 रंग की महफिल में माफ हर एक ठिठोली है, और मन में मैल लिए खेले तो फिर काहे की होली है। और बेबाक जौनपुरी जी ये 4 पंक्तियां सुन लीजिएगा। बेबाक जौनपुरी जी सामने से बस ये 4 पंक्तियां सुन लीजिएगा। आप सब देख रहे हैं वेस्ट बंगाल में, हालांकि ये मंच नहीं है, लेकिन फिर भी अगर सार्थक बात इस मंच से कह के नहीं जाऊंगा तो प्रशस्ति स्टूडियो जो बड़ा भव्य माना जाता है, मैं चाहता हूं इस पे एक ज्ञान की 4 बातें सुन के जाइएगा। आप देखते हैं वेस्ट बंगाल में, दिल्ली में बलात्कार की कितनी संख्या बढ़ चुकी है। मैं 4 पंक्तियां, देखिए समस्याएं चारों ओर हैं, मैं समाधान की 4 पंक्तियां पढ़ के अपनी जगह पर बैठना चाहूंगा। मैं सभी पुरुषों से, सभी बेटों से, सभी लड़कों से एक बात कहता हूं कि खुद अपने चरित्र पर ही मूंग दल रहे हो तुम। आहा आहा, खुद अपने चरित्र पर ही मूंग दल रहे हो तुम, अच्छे हो तो क्यों फितरत बदल रहे हो तुम। और अगर एक लड़की तुम्हें देख के रास्ता बदल रही है तो ये जान लो गलत रास्ते पे चल रहे हो तुम। ये जान लो गलत रास्ते। वाह वाह वाह।